मैं आप लोगों के सामने आज देखो, है ना। तो आज भैया आप सबको पता है पाकिस्तान के अंदर इतना मिसाइल दाग के इतना बारूद भर दिया है ना कि अगर मिसाइल का मलबा बेचेंगे तो 7-8 दिन पाकिस्तान वाले रोटी खा लेंगे उसको बेच के, है ना। तो भाई आज हमारे देश की सेनाओं के लिए, तीनों सेना के लिए सैल्यूट बनता है भैया। जो पाकिस्तान के अंदर इतना मलबा भर दिया है ना, हमारे 25 मिनट में पाकिस्तान की ऐसे तैसी कर दी, 25 मिनट में ऐसे तैसी कर दी, है ना। चलो भाई खुश है ना, मेरी तरह होना भी चाहिए, क्यों ना हो। जब हमारे देश के अंदर पाकिस्तान ने कोई भी कंट्री इस तरीके का कोई भी टेररिस्ट अटैक करवाएगा तब हमारा देश इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि नया भारत है बेटा, घुस के मारता भी है और जिंदा भी जला देता है ना। चलो फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। तो बहुत ही अच्छा लगा आज, जय हिंद जय भारत। हमारे सारे के सारे सैनिक भाइयों को हमारी तरफ से एक बिग सैल्यूट भाई। हम लोग तो घर पे बैठे हैं और लेकिन जो लोग एक्चुअल में ये चीज परफॉर्म करते हैं उनके लिए भैया एक सैल्यूट, जय हिंद जय भारत। आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे अभी तो बेटा, हाँ अभी तो पिक्चर बाकी है बेटा। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज खत्म होने वाली है, नहीं। मैंने तो ये मानना है हर 3-4 महीने में ना एक ऐसा हमारी सेना के लोगों को ना ऐसा एक धमाका पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए। हर 3-4 महीने में ऐसी दिवाली बना देनी चाहिए उन लोगों को अपने आप सबक समझ में आ जाएगा। हर 3-4 महीने में ऐसा धमाका कर देना चाहिए। आपको तो ये लोग थर-थर कांपेंगे भारत के नाम से, है ना, भारत देश के नाम से कांपेंगे ये लोग। तो ऐसे ट्रेलर बीच में छोड़ देने चाहिए। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आज तो बहुत मजा आ गया। और मैं बस ये चाहती हूं कि सिर्फ ये ट्रेलर हो, ये पूरी पिक्चर ना हो, है ना। अभी सिर्फ ये जस्ट ट्रेलर भी नहीं, ट्रेलर से पहले आप एक टीजर, ये टीजर होना चाहिए। अभी इसके बाद ट्रेलर होना चाहिए, फिर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म आनी चाहिए, शॉर्ट फिल्म आनी चाहिए, फिर एक लॉन्ग फिल्म आनी चाहिए और फिर एक क्लाइमेक्स आना चाहिए। और क्लाइमेक्स से पूरा पाकिस्तान या तो इंडिया के अंदर आ जाए, सारा खत्म हो जाए, नक्सली इसका नाम गायब कर दे, है ना। चलो भाई भारत माता की जय। आइए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम क्या पढ़ रहे थे, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र पढ़ रहे थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र कैसे काम करता है। आपको याद होगा मैंने कहा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है उसको हम क्या कहते हैं, दो होते हैं तो इनको हम टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस प्लूरल शब्द होता है बेटा, है ना। टेस्टिकल एक बोलोगे तो टेस्टिकल, दो बोलोगे तो टेस्टिस, हिंदी में सेम नाम है वृषण, है ना। चलिए तो क्या हमने क्लास में पढ़ा था आपको कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो मेन सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं उनको हम टेस्टिस कहते हैं। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है बेटा, प्राथमिक लैंगिक जनन अंग माना जाता है। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है, हिंदी में लिख सकते हो ये प्राथमिक जननांग अंग की कैटेगरी में आते हैं। अब प्राथमिक क्यों है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में क्या पढ़ा था बेटा कि इनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु होता है, यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। अब बच्चों कल की क्लास में पढ़ा था कि टेस्टिस कहां होते हैं, इनके अंदर स्पर्म्स कैसे बनते हैं, 3 टाइप की सेल्स होती है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब आज हम पढ़ेंगे टेस्टिस की एनाटॉमी। यहां से आपको कुछ शब्द समझ में आने चाहिए। टेस्टिस की एनाटॉमी, तो लिखिए एनाटॉमी ऑफ टेस्टिकल, एक लिख लेना तो टेस्टिकल लिखा जाएगा बेटा। हिंदी में लिखेंगे वृषण की आंतरिक संरचना। अंदर से वृषण के अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं ये हमें डिटेल में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। वृषण की आंतरिक संरचना, अगर टेस्टिस को काटा जाए तो अंदर से क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेगी। एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, है ना। तो होता क्या है इस टेस्टिस के अंदर, आप बेटा इस फोटो में देखो, मैंने ये वाला फोटो इसलिए लेकर आई हूं। देखो ये जो टेस्टिस है अगर इसको खोलेंगे अंदर से तो इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। ये देखो बेटा ऐसा, देखो जब मैं आपको एक टेस्टिकल के बारे में पढ़ा दूंगी तो दोनों टेस्टिस सेम होते हैं, जो एक ही स्ट्रक्चर होगी दोनों की सेम होगी बेटा, है ना। तो हम पहले देखेंगे कि इस टेस्टिस के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर, कहां पे स्पर्म्स बनते हैं, एक्चुअली कहां पे स्पर्म्स स्टोर होते हैं, कहां पे मैच्योर होते हैं, सारी बात देखेंगे बेटा। जब हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ये जो टेस्टिस होते हैं ये ओवल शेप के होते हैं, अंडे के आकार के होते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही टेस्टिस की एनाटॉमी आप देखोगे अंदर की तरफ तो टेस्टिस के अंदर इस तरीके के कंपार्टमेंट मिलेंगे बेटा, ऐसे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। और इन कंपार्टमेंट्स को कहते क्या हैं, इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, इस फोटो में देखो आपको दिख रहा होगा एक लोब्यूल, दूसरा लोब्यूल, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा, पांचवां, छठा, ऐसे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं। जी हां मैम दिख रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। तो आप लिखेंगे टेस्टिस के अंदर की तरफ ये कंपार्टमेंट्स जो होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। और हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बेटा आप लिखेंगे वृषण पालिकाएं, हिंदी में कहते हैं वृषण पालिकाएं। ये चैप्टर हिंदी में पढ़ना बहुत टफ है बेटा, हिंदी मीडियम वालों के साथ मेरी सिंपैथी एकदम साथ में है, ठीक है। तो क्या होता है टेस्टिस के अंदर की तरफ इस तरीके के कंपार्टमेंट्स नजर आएंगे और इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। एग्जामिनर पूछता है एक टेस्टिकल में कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो आपको क्या है 250 250 ऐसे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिकल में। तो दोनों में पूछे तो 500, है ना। तो ऐसे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, इनको हम टेस्टिक्युलर लोब्यूल कहते हैं। अब क्या होता है बेटा इन टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर आप देखोगे तो इस तरीके की पतली पतली नलियां दिखेंगी, ऐसे ऐसे पतली पतली डक्ट दिखेगी बेटा, ऐसे आप इस फोटो में देखो, देखो ये दिख रहा है बहुत सारी नलियों का जाल दिख रहा होगा ऐसे, ये देखो ऐसे डक्ट्स दिखेगी आपको बहुत सारी। और इन डक्ट्स को क्या कहा जाता है, ये जो नलियां होती हैं लोब्यूल के अंदर पतली पतली डक्ट्स, पतली पतली नलियां होती हैं, इनको कहा जाता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल। बस यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, इनको कहा जाता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल बेटा ट्यूब का छोटा होता है ट्यूब्यूल। हिंदी में कहा जाता है शुक्रजनक नलिकाएं। शुक्रजनक नाम से क्लियर है बेटा, जहां पर शुक्राणुओं का जन्म हो रहा है वो नलियां, वो डक्ट है जहां पे सेमीफेरस ट्यूब्यूल जिनको कहते हैं शुक्रजनक यानी शुक्राणुओं को जनक यानी शुक्राणुओं का जन्म करती है, यहां पे स्पर्म्स बनते हैं बेटा। ये जो सेमीफेरस ट्यूब होती हैं इनके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, कल की क्लास में पढ़ाया था कौन सी सेल्स जो स्पर्म्स को बनाती हैं, जर्म सेल्स, रोगाणु कोशिकाएं। तो होता क्या है इन नलियों के अंदर देखो क्या होता है, ये टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर से कंपार्टमेंट है, इनको क्या बोलोगे टेस्टिक्युलर लोब्यूल बोलोगे। और इस लोब्यूल के अंदर पतली पतली नलियां, इन नलियों को क्या बोलोगे सेमीफेरस ट्यूब्यूल, शुक्रजनक नलिकाएं। और इन्हीं नलिकाओं में क्या होता है, यहां पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है, यहां पे शुक्राणु बनते हैं बेटा। और मुझे कमेंट सेक्शन में फटाक से बता दो कौन सी कोशिकाएं शुक्राणुओं का जन्म करती हैं, फटाक से आंसर करके पढ़ाया था। तो प्राइमरली यहां पे शुक्राणु बनते हैं बेटा, यहां पे शुक्राणु जन्म होता है, यहां पे स्पर्म सेल्स बनती है बेटा, यहां पर बनते हैं स्पर्म्स। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा स्पर्म्स को, शुक्राणु कोशिकाओं को बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं, जर्म सेल्स। कहां पे बनते हैं, कौन सी नलियों में, कौन सी ट्यूब में स्पर्म फॉर्मेशन होता है, तब आप क्या करोगे सेमीफेरस ट्यूब्यूल। शुक्रजनक नलिकाओं के अंदर जर्म सेल्स होती हैं और वो स्पर्म्स को बनाती हैं, स्पर्म्स बन गए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, ये स्पर्म्स बनने के बाद ये मैच्योर होते हैं और स्टोर होते हैं। अब यहां से स्पर्म्स बन के इस हिस्से में आएंगे, इस लास्ट वाले हिस्से में, और यहां पे एक और डक्ट होती है, यहां पर एक और नली होती है, इस नली को कहा जाता है एपिडाइडमिस। इस फोटो में आपको दिख रहा होगा ये रहा एपिडाइडमिस, देखो बेटा ये वाला, ये एपिडाइडमिस होता है। देखो टेस्टिक्युलर लोब्यूल के अंदर सेमीफेरस ट्यूब्यूल, यहां पर बनेंगे स्पर्म्स और स्पर्म्स बनके ऐसे बेटा एपिडाइडमिस में आते हैं। और एपिडाइडमिस में लेके कौन आता है, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों के अंदर। इस नली को कहते हैं ये वाली ग्रीन कलर वाली, इसे कहा जाता है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस बेटा। और हिंदी में कहा जाता है इसे अधिवृषण, अधिवृषण। इन नलियों के अंदर आते हैं। अब मैंने यहां से स्पर्म्स क्या उड़ के थोड़ी आ जाएंगे, कैसे आएंगे, तो बेटा जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं और एपिडाइडमिस होती है उनके बीच में पतली पतली और नलियां होती हैं, पतली पतली और डक्ट्स होती हैं, ऐसे ऐसे डक्ट्स का जंजाल होता है बेटा, बहुत नलियों का नेटवर्क होता है। और इन नलियों को जो पिंक कलर वाली होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम रेटे टेस्टिस कहते हैं। ये वाली क्या होती है, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। हिंदी में बोलते हैं वृषण जालिकाएं, वृषण जालिकाएं। हिंदी में बोलते हैं वृषण जालिकाएं, जालियों की फॉर्म में, नेटवर्क की फॉर्म में होती हैं ये लो बेटा। अब ध्यान से समझो, इस फोटो में देखो यहां से स्पर्म्स बने और ये वाली जो नली है, ये नली, इनको रेटे टेस्टिस कहते हैं। और रेटे टेस्टिस ने क्या किया, ये जो यहां पे स्पर्म्स बन रहे थे ना वो इस नलियों से, इन नलियों से होते हुए ऐसे देखो, ऐसे इन नलियों से होते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं और इनको क्या बोलते हैं, कहां पे, एपिडाइडमिस में, जिसको अधिवृषण कहा जाता है हिंदी में। यहां पे स्पर्म्स आ गए हैं, इस फोटो में देख सकते हो, यहां बने, यहां से इधर ट्रांसफर हुए, कहां पे, एपिडाइडमिस में। और एपिडाइडमिस में क्या होता है, बस यहां से एग्जाम का क्वेश्चन पहला, यहां पे स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है, स्पर्म्स मैच्योर होते हैं बेटा। यहां पे तो बने नहीं, स्पर्म्स बने मैच्योर किए, इनमें फर्टाइल करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ये अंडे को निषेध नहीं कर सकते क्योंकि इमेच्योर है। तो
यहाँ से स्पर्म्स बनके यहाँ ट्रांसफर हो गए। ये वाले जो एपिडाइडिमिस में स्पर्म्स होते हैं ना, यहाँ पे क्या क्या काम होता है, यहाँ पे दो काम होता है। पहला काम मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, लिख दीजिए आप, यहाँ पे क्या होता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स होता है। हिंदी में लिखो, शुक्राणुओं की परिपक्वता यही होती है। शुक्राणु यहाँ पे पकते हैं बेटा, पकने का मतलब क्या हो गया, बड़े हो गए, यहाँ पे मैच्योर होते हैं स्पर्म्स। दूसरा मैच्योर होकर यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं बेटा। तो यहीं पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स भी होते हैं, स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स। मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगी बेटा कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे शुक्राणुओं का भंडारण होता है, शुक्राणु स्टोर हो जाते हैं, शुक्राणुओं का भंडारण भी यही होता है। अब चलो वापस देखो, तुम लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार फिर से दिखाते हैं। हमें स्टोरी कह दिया, मैं फिर से समझाऊं, चलो हमें स्टोरी। जब आप एक टेस्टिस की एनाटॉमी करोगे, उसको अंदर से काटोगे तो आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेगी, इस तरीके के कंपार्टमेंट्स दिखेंगे। इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल। इन कंपार्टमेंट्स की संख्या कितनी होती है, एक टेस्टिकल में 250 होते हैं, तो दोनों में कितने होंगे, 500 होंगे। इनके अंदर क्या होती है, इनके अंदर पतली पतली नलियां होती हैं, जिनको सेमिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, सुपरजनरल नलिकाएं होती हैं। और इन नलिकाओं में प्राइमरी तरीके से, यानी सबसे पहले यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। तो एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, कौन सी नलियों में सबसे पहले शुक्राणुओं का जन्म होता है, तो आप क्या आंसर करके आओगे बेटा, सेमिफेरस ट्यूब्यूल में, सुपरजनरल नलिकाओं में शुक्राणुओं का जन्म हुआ है। यहाँ पे बने हैं, अब बनके यहाँ बने, यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो यहाँ से यहाँ पहुंचे तो किसकी सहायता से, नलियों की सहायता से, की सहायता से। तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने का काम जिन नलियों का होता है उनको रेटेड टेस्टिस कहते हैं, उन्हें रेटेड टेस्टिस कहा जाता है, ठीक है। आइए समझ में, टेस्टिस यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी एरर हो गया, रेटेड टेस्टिस ऐसे वृषण जालिकाओं में। तो यहाँ से यहाँ आगे स्पर्म्स, अब किसमें होंगे, एपिडाइडिमिस में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्पर्म्स मैच्योर कहाँ होते हैं, तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स कहाँ होता है, एपिडाइडिमिस में होता है, अधिवृषण में होता है। और आपसे पूछे स्पर्म्स स्टोरेज कहाँ होता है, वो स्टोर कहाँ होते हैं, तब भी आप करोगे एपिडाइडिमिस में स्टोर होते हैं बेटा। यहाँ हो गए स्टोर। अब क्या होगा, अब सुनो अगला प्रोसेस क्या होगा। ये जो स्पर्म्स है, ये अब इस नली में आएंगे, ये नली दिख रही है आपको, दिख रही होगी, इस नली को कहते हैं वास डेफरेंस, इसे कहा जाता है वास डेफरेंस। इसे क्या कहते हैं, वास डेफरेंस। इस नली से ऐसे होते हुए स्पर्म्स इस रास्ते से आ जाते हैं, और ये होता है एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया, जिसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं, और यहाँ से स्पर्म्स बाहर जाते हैं, या इस स्पर्म्स का बाहर जाने का रास्ता होता है। तो बेटा इस नली को कहते हैं वास डेफरेंस। तो एपिडाइडिमिस, अब एपिडाइडिमिस से क्या होगा, एपिडाइडिमिस से मैच्योर हो गए स्पर्म्स हो गए ना। इसी एपिडाइडिमिस से ध्यान से देखना बेटा, ऐसे एक लंबी सी नली निकलेगी, ऐसे लंबी सी नली निकलेगी, जो मैंने आपको पढ़ाई है ये वाली। और इस नली को क्या कहते हैं, इस नली को कहते हैं वास डेफरेंस, वास डेफरेंस नली कहते हैं बेटा। इसे शुक्रवाहिका नली कहते हैं, शुक्राणुओं को वाहन करती है, शुक्राणुओं को लेके जाती है बेटा, इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका नली। शुक्राणुओं को वाहन करती है ये नली, शुक्रवाहिका नली कहा जाता है बेटा इसको। अब ये नली क्या करती है, ये नली इस तरीके से देखना, ये स्पर्म्स जो यहाँ बने थे, यहाँ मैच्योर हुए, अब ये इस रास्ते से ऐसे जाएंगे, इस रास्ते में आएंगे। अब मैं कितना कुछ लिखा दिया, समझ में नहीं आएगा। चलिए जरा आइए मैं आपको लिखवा देती हूँ सीक्वेंस के तौर पे। सीक्वेंस के तौर पे आपको कैसे लिखना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं बेटा आपको कि एक टेस्टिकल में, टेस्टिकल का मतलब होगा वृषण, एक वृषण में क्या होते हैं, एक वृषण में 250 टेस्टिक्युलर लोब्यूल होते हैं। क्या होते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल। और हिंदी में क्या बोलोगे बेटा इनको, इनको बोलते हैं शुक्र पालिकाएं, शुक्र पालिकाएं। और इन पालिकाओं में क्या होता है, इन पालिकाओं में होती है नलियां, और उन नलियों को क्या कहते हैं, उन नलियों को कहते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं बेटा, सेमीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं शुक्र जनक नलिकाएं। जनक का मतलब होता है जन्म देना, शुक्राणु यहाँ जन्मते हैं, शुक्र जनक नलिकाएं। यहाँ पे शुक्राणु जन्म हो गए, अब वो कहां जाएंगे, अब वो रेटेड टेस्टिस में जाएंगे बेटा। किसमें जाएंगे, रेटेड टेस्टिस में जाएंगे, इसको बोलते हैं शुक्र जालिकाएं, जाल है ये, शुक्र जालिकाएं। और अब यहाँ से कहां जाएंगे, मैच्योर होने के लिए कहां पर, एपिडाइडिमिस में जाएंगे। एपिडाइडिमिस को कहा जाता है बच्चों हिंदी में अधिवृषण, और यहाँ पे शुक्राणु स्टोर भी होते हैं और मैच्योर भी होते हैं। फिर क्या होता है, फिर इस एपिडाइडिमिस से एक लंबी सी नली निकलती है, जिस नली को कहते हैं वास डेफरेंस। वास डेफरेंस हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिका नली, शुक्राणुओं का वाहन करती है बेटा ये नली। शुक्रवाहिका नली दो होती है, एक लेफ्ट वाले में टेस्टिस में, एक राइट वाले में। और ये कहां भेजती है, ये बेटा यूरेथ्रा वाले पार्ट तक भेजने का काम करती है। यूरेथ्रा का मतलब होता है मूत्र मार्ग, जहां से यूरिन और स्पर्म्स दोनों बाहर निकलते हैं। ये सीक्वेंस होता है बेटा, ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ध्यान से सुनिए, यहां पर बनेंगे स्पर्म्स, ये फिर यहां के स्पर्म्स को यहां ले जाएगी, यहां मैच्योर होंगे, यहां स्टोर भी होंगे, और बाद में ये नली जो होगी ये शुक्राणुओं का वाहन करेगी। इसीलिए मैंने आपको कल की क्लास में लिखवाया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कुछ डक्ट्स काम आती हैं, जिनको एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं, जिनको सहायक नलिकाएं कहते हैं। ये सहायक नलिकाएं कौन कौन सी थी, मैंने पढ़ाया था, रेटेड टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, ये होती है आपकी डक्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होती है, फीमेल में ऐसी कोई चीज नहीं होती है बेटा। आगे बात समझ में, हाँ जी मैम। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, फैमिली प्लानिंग के लिए आपने सुना होगा बच्चे दो ही अच्छे, है ना। तो परिवार नियोजन के लिए महिलाओं की भी नसबंदी होती है और पुरुष लोगों की भी नसबंदी होती है। जो मेल नसबंदी होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है वेसेक्टोमी ऑपरेशन। वेसेक्टोमी का मतलब होता है बेटा नर नसबंदी, नर की नसबंद करवा दी, जिससे अब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। दो बच्चे हो गए, ठीक है भाई, दो बच्चे बहुत है, वैसे भी हमारे देश की पॉपुलेशन दिन भर दिन बढ़ती जा रही है, आप जानते हैं, है ना। तो मेल नसबंदी के ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, वेसेक्टोमी कहा जाता है बेटा, नर नसबंदी कहा जाता है। अब इसमें करते क्या है, इसमें इस नली को काट के बांध दिया जाता है। वेसेक्टोमी में क्या होता है, वेसेक्टोमी ऑपरेशन में नर नसबंदी में क्या किया जाता है, एक नस को काट के बांध दिया जाता है। कौन सी नस को, वास डेफरेंस को। इस वाली फोटो में देखना बहुत ध्यान से आप देखो, अगर आप इस नली को यहां से काट के, डॉक्टर्स इस नली को काट के ऐसे यहां पर बांध देते हैं बेटा, और इसी ऑपरेशन को कहा जाता है नर नसबंदी। लड़कों की नस को बंद कर दिया। अब आप खुद सोचिए, जिस लड़के का ये ऑपरेशन हो चुका है, क्या उस लड़के में स्पर्म्स यहां से यहां जाएंगे, नहीं, और यहां से यहां नहीं गए, तो अगर इस लड़के ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, अपनी मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू अपनी जो भी पार्टनर है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे। स्पर्म्स बाहर नहीं आएंगे तो मतलब अंडे के पास स्पर्म्स नहीं रहे, इसका मतलब अब ये लड़का आगे बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा। तो बेटा एग्जाम में प्रश्न आता है नर नसबंदी करवाना क्या कहलाता है, वेसेक्टोमी ऑपरेशन कहलाता है। इसमें कौन सी नली को काट के बदल दिया जाता है, तो बेटा बदलना नहीं, सॉरी, कौन सी नली को काट के बांध दिया जाता है, तो इसमें वास डेफरेंस नली को ऐसे यहां से कट करके और यहीं पर ऐसे बांध के लटका दिया जाता है। और क्या कब करते हैं ये फैमिली प्लानिंग के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भैया, लड़की लड़के लड़कों दोनों की नसबंदी जरूरी होती है, ठीक है बेटा। तो वेसेक्टोमी ऑपरेशन में कौन सी नली को काट के बांधा जाता है, क्या करके आओगे, वास डेफरेंस नली को। वास डेफरेंस जिसको शुक्रवाहिका नली कहते हैं, इसको कट करके और इसको बांध दिया जाता है, ऐसे फोल्ड लगा के बांध दिया जाता है दोनों साइड से। एक साइड से नहीं, अगर एक साइड से काटेंगे तो इधर वाली आएगी ना स्पर्म्स, इन दोनों नलियों को काट के यहां पे बांध दिया जाता है, देखो यहां पे दोनों तरफ। अब अगर किसी लड़के का वेसेक्टोमी का ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है, तो क्या होता है बेटा, काटने के बाद, बांधने के बाद स्पर्म्स बनते तो हैं, अरे भाई स्पर्म्स तो यहां बनते हैं, इसको खोलना छड़ा है, स्पर्म्स तो टेस्टिकल बनते हैं,
तो स्पंज तो बनेंगे, लेकिन ये स्पंज बनके बाहर नहीं निकलेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा ये स्पंज कहां जाते हैं? बेटा स्पंज के पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत पावर होती है। आप सोचिए ना, बच्चा बच्चा बना लेता है स्पंज, अंडे को फर्टाइल करके बच्चा बना लिया, इससे ज्यादा पावरफुल चीज क्या होगी, है ना? तो वो स्पंज को लड़कों का बॉडी वापस से रीअब्सॉर्ब कर लेता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जिनके अंदर लड़के लोग इसलिए भी करवाते हैं वैसेक्टोमी ताकि उनके अंदर एनर्जी रहे बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि बेटा स्पंज को बनने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है और सारी एनर्जी जब स्पंज के पास चली जाती है और स्पंज इजैकुलेशन में बहुत सारा एनर्जी चाहिए होता है, तो ये लोग इसलिए ऑपरेशन करवाते हैं कि जो स्पंज बने हैं वो बाहर नहीं निकले हैं, तो स्पंज का वापस से एब्जॉर्प्शन कर ले बॉडी, और एब्जॉर्प्शन कर लेगी, फिर से पुनः अवशोषण कर लेगी स्पंज का, तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा रहती है उन लोगों में, राइट? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेल नसबंदी करवाना क्या कहलाता है और इसमें कौन से नस को काटा जाता है? तो बेटा इस नस को काटा जाता है और अब ये लड़का बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? तो हमने टेस्टिस पढ़ लिया, टेस्टिस में कैसे कैसे स्पंज बनते हैं हमने वो पढ़ लिया, हमने एक्सेसरी डक्ट्स पढ़ ली, सहायक नलिकाएं वो नलियां जो स्पंज को बाहर निकालने में हेल्प कर रही हैं, इतना पढ़ लिया हमने। अब आती है बेटा मेल ग्लैंड्स, कुछ नर ग्रंथियां पाई जाती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो तीसरा पार्ट लिखोगे, 3 नंबर कैसे दिया समझ में आया? 1 नंबर टेस्टिस को दिया था, 2 नंबर एक्सेसरी डक्ट्स को दिया था, सहायक नलिकाओं को, कि सहायक नलिकाएं ये मैंने आपको बता दिया है। तीसरी कौन सी? अब तीसरी लिखेंगे मेल ग्लैंड्स, पौरुष ग्रंथियां, वो ग्लैंड जो सिर्फ लड़कों में पाई जाती हैं, महिलाओं में ऐसी कोई ग्रंथियां नहीं होती बेटा, हिंदी में बोलते हैं पौरुष ग्रंथियां। अब कौन कौन सी होती है ये पौरुष ग्रंथियां? पहली बात तो हम इनके नाम याद करेंगे। नंबर ए पे जो होता है उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, 1 नंबर पे होता है उसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, हिंदी में क्या कहा जाता है अभी आपको बाद में पढ़ाएंगे। नंबर बी पे लिखेंगे आप प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां, इसका नाम हिंदी में सेम है, प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां, ठीक है। और 3 नंबर पे जो आती हैं उनको बोलते हैं बलबोरथल ग्लैंड, बलबोरथल, बलबोरथल, बोरथल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स लिखिए, बलबोरथल ग्रंथियां, बलबोरथल ग्रंथियां। ये पहली बात को याद रखना, ये तीनों एक एक पेयर में होते हैं। सेमिनल वेसिकल को शुक्राशय कहा जाता है हिंदी में, शुक्राशय कहा जाता है। सुनो, एक जोड़ी शुक्राशय होते हैं, 1 पेयर सेमिनल वेसिकल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 पेयर, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यानी 2 होती है ग्रंथियां, और एक जोड़ी ही बलबोरथल ग्लैंड होती है, 1 पेयर, एक जोड़ी बलबोरथल ग्लैंड होती है। मैंने दिखाइए, चलो मैं आपको तीनों दिखाती हूं इस फोटो में, इस फोटो को ध्यान से देखेंगे आप, थोड़ा मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूं। ये देखो, ये देखो, इस फोटो में जहां मैं पेन चला रही हूं आपको दिखेगा। देखो स्पंज बने, यहां बन के इस नली से होते हुए इस रास्ते में यहां आए, तो ये देखो 1 2, ये दिख रहे हैं थोड़े से लाइट येलो कलर के, इनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल, हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय, 2 है यानी एक जोड़ी, ठीक है। इसके जस्ट नीचे देखो बेटा, ये रहा 1 2, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां, ठीक है। और तीसरा 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 देखना, ये रही छोटी सी 1 2, इसको बोलते हैं बलबोरथल ग्लैंड, ये रही बलबोरथल ग्लैंड। तो टोटल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 6 ग्रंथियां काम आती हैं, 2 होती है प्रोस्टेट ग्रंथियां, 2 होती है बलबोरथल ग्रंथियां और 2 होती है सेमिनल वेसिकल। अब इनके फंक्शंस आपको नोट करने हैं। ऐसे स्पंज आ रहे थे, अब इन स्पंज के अंदर ये तीनों ग्रंथियां अपना कुछ ना कुछ सिक्रेशन डाल देती हैं। सिक्रेशन का मतलब होता है श्रावण। उस स्पंज के अंदर जो स्पंज आ रहे थे, यहां से भी आएंगे, यहां से भी आएंगे। देखो ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये लड़कों का यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर मतलब मूत्राशय, यहां पे यूरिन स्टोर होता है। देखो बच्चों, इसी रास्ते से ऐसे यूरिन बाहर जाता है, पेशाब बाहर जाता है, और इसी रास्ते से स्पंज बाहर जाते हैं। तो यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड एज वेल एज इजैकुलेशन ऑफ स्पंज, राइट? ये जो यूरेथ्रा वाला पार्ट होता है, मूत्रमार्ग जिसको ग्लैंड्स कहते हैं, जिसको एक्सटर्नल जाइलेट कहते हैं, इसी से ही यूरिन यानी पेशाब, और यही से सीमेन, सीमेन के अंदर क्या होता है आपको बताऊंगी, स्पंज होते हैं यहीं से बाहर निकलते हैं। तो इस ब्लैडर के जस्ट पीछे की तरफ ये देखो, ये होती है सेमिनल वेसिकल, उसके नीचे की तरफ होती है प्रोस्टेट ग्रंथियां, उसके नीचे की तरफ होती है बलबोरथल ग्रंथियां। अब इन तीनों के फंक्शंस क्या है, ये तीनों क्या काम करते हैं, तो आइए हम एक एक करके पढ़ते हैं। एक नंबर पे लिखेंगे हम सेमिनल वेसिकल क्या काम करता है, सेमिनल वेसिकल क्या काम करता है। बेटा पहली बात तो आप याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, लड़कियों में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब लड़कियों में क्या होता है वो कल की क्लास में आएगा, ठीक है। शुक्राशय 1 पेयर, एक जोड़ी होते हैं। अब इनका काम क्या होता है वो सुनो, जैसे ही स्पंज पीछे से आए हैं तो उन स्पंज के अंदर म्यूकस ऐड कर देते हैं। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा, और श्लेष्मा का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ ऐड कर देते हैं। कौन से? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल स्पंज के अंदर म्यूकस डालने का काम करते हैं, और म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ, राइट। और दूसरा काम ये क्या करते हैं, दूसरा काम ये जो म्यूकस होता है ना, ये मिल्की कलर का होता है, मिल्की का मतलब दूधिया रंग का होता है, दूधिया कलर का म्यूकस ऐड कर देते हैं, दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ ऐड कर देते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं, दूसरा ये सेमिनल वेसिकल होता है ना, ये एनर्जी के लिए फ्रक्टोज डाल देते हैं स्पंज के साथ। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, एक शुगर होती है, एक कार्बोहाइड्रेट होती है, और शुगर से हमेशा एनर्जी मिलती है, शर्करा से आपको एनर्जी मिलती है। तो ये फ्रक्टोज क्या करता है, एनर्जी देगा बेटा, क्या देगा, एनर्जी देगा। अब एनर्जी किसको देगा, स्पंज को, शुक्राणु कोशिकाओं को एनर्जी देने का काम कौन करेगा, सेमिनल वेसिकल। हां, थोड़ा बहुत फ्रक्टोज जो है वो बलबोरथल ग्लैंड भी रिलीज कर सकती है, जो थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगी मैं। तो सेमिनल वेसिकल ने जो पीछे से स्पंज आए थे, शुक्राणु कोशिकाएं आए थे, उन शुक्राणु कोशिकाओं के अंदर म्यूकस एक दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ डाल दिया, ताकि स्पंज यहां बाहर चिपक ना जाए, सीधा वो अपने रास्ते से बाहर जाए। अब स्पंज अगर अंदर चिपकते गए तो बेटा स्पंज बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, आप समझ सकते हैं। अंडे को स्पंज नहीं मिला तो बच्चा पैदा नहीं होगा, है ना। तो बेटा क्या होता है, दूधिया रंग का एक क्या सीमेन, जिसको बोलते हैं वीर्य बोलते हैं, वो डाल देता है चिपचिपा पदार्थ, और साथ में थोड़ा बहुत फ्रक्टोज ऐड कर देता है। और देखिए फ्रक्टोज किसको एनर्जी देगा, किसको एनर्जी देगा बेटा, स्पंज को, शुक्राणु कोशिकाओं को एनर्जी देगा, ठीक है। सेमिनल वेसिकल ने अपना काम कर दिया। अब देखो आप इस फोटो में, यहां से स्पंज आए थे, ऐसे स्पंज आए, यहां से सेमिनल वेसिकल ने फ्रक्टोज लगा दिया और म्यूकस चिपचिपा पदार्थ ऐड कर दिया, कर दिया। अब ये सारा सिक्रेशन नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ कौन सी ग्रंथि मिलेगी, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि अपना कुछ चीज इसके अंदर मिला देगी। अब क्या चीज मिला देती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो लिखिए नेक्स्ट, लिखिए 2 नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्रोस्टेट ग्रंथियां। अब प्रोस्टेट ग्रंथियां क्या ऐड करती है वो सुनो, एक तो ये आयन डाल देती है स्पंज के अंदर, कौन कौन से, जैसे कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ऐड कर देगी, जैसे फॉस्फेट आयन, जैसे फॉस्फेट आयन, ठीक है। और दूसरा उसके कलर को, जो वीर्य निकलता है उसमें कलर दे देती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसमें कलर डालने का काम कर देंगी। उसमें एक एसिड मिला देंगे, जिस एसिड को बोलते हैं सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। और बच्चों सिट्रिक अम्ल क्या करता है, ये बेटा जो स्पंज होते हैं उनको मोटाई बनाता है, मोटाई का मतलब उनके अंदर गति पैदा करता है, और गति का मतलब क्या होता है, स्पीड। गति आएगी तो स्पंज के अंदर स्पीड आएगी भाई, हां स्पंज को तो स्पीड से निकलना है, स्पंज का मोटाई, स्पंज के अंदर गति होती है बेटा। ये तो अगर गति नहीं होती तो कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बने हुए स्पंज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंच जाते हैं। तो स्पंज जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर आप बताओगे, वो मोटाई होती है, उनके अंदर गति होती है, उनके अंदर स्पीड होती है, वो चल सकते हैं, है ना। और उनको चलने के लिए स्पीड देने का काम कौन करेगा, यही आयंस और सिट्रिक एसिड उसके अंदर गति पैदा करने का काम करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, जो सीमेन निकलता है, जो वीर्य निकलता है, उसकी पीएच को भी रेगुलेट करती है। और याद रखना, मेल बॉडी से जो वीर्य निकलता है वो हमेशा एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है क्षारीय प्रकृति, और क्षारीय प्रकृति का मतलब होता है जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर होती है। कितनी होती है, 7.2 से 7.4 या 7.5 तक जा सकता है पीएच किसका, फीमेल यानी कि वीर्य का, ठीक है बेटा। तो ये काम प्रोस्टेट ग्लैंड ने कर दिया। अब प्रोस्टेट ग्लैंड से आगे की तरफ जाओगे तो आप इस फोटो में देखो बेटा, प्रोस्टेट के जस्ट नीचे की तरफ क्या होते हैं, बलबोरथल ग्लैंड, बल्ब के जैसी, देखो बल्ब के जैसी, तो इनका नाम होता है बलबोरथल ग्लैंड। इनका दूसरा नाम काउपर्स ग्लैंड भी होता है, अभी लिखवा देती हूं मैं। अब तीसरी ग्रंथि कौन सी, तो आप क्या बताओगे बेटा, बलबोरथल ग्लैंड, बलबोरथल ग्लैंड्स, ग्लैंड्स हिंदी में सेम नाम है, बलबोरथल ग्रंथियां एक जोड़ी होती है। अच्छा, इन्हीं ग्रंथियों का एक नाम और भी होता है बेटा, लेकिन आप अथवा लगा के, इनको काउपर्स ग्लैंड कहते हैं, इनको काउपर्स ग्रंथियां भी कहा जाता है, काउपर्स ग्लैंड। तो एग्जाम में पूछे काउपर ग्रंथियां किसमें पाई जाती है, मेल में या फीमेल में, तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, फीमेल में नहीं होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, काउपर ग्रंथियां। अब ये क्या करते हैं,
ये बलबोर्ड ग्लैंड क्या करेगा, ये बेटा क्या डालता है, पीछे से जो भी चीज आई है, पीछे से ये सारी चीजें आई है, स्पॉन्ज प्लस म्यूकस प्लस फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम प्लस फॉस्फेटाइन प्लस सिट्रिक एसिड, इनके अंदर लुब्रिकेशन डालने का काम करती है। बेटा लुब्रिकेशन का मतलब होता है स्नेहक, लुब्रिकेंट डाल देती है। और लुब्रिकेंट क्या होता है, जमने नहीं देगा स्पॉन्ज को, इधर भटकने नहीं देगा, सीधे स्पॉन्ज बाहर निकलेंगे। तो एक तो लुब्रिकेशन का काम, और कभी कभी ये कुछ सर्कमस्टांसेस में ये भी फ्रक्टोज ऐड कर सकती है स्पॉन्ज के अंदर, ये भी फ्रक्टोज ऐड कर सकती है बेटा, यानी कि वैसे मेनली फ्रक्टोज यहां से बनता है, फ्रक्टोज ना बने तो इस केस में लुब्रिकेशन के साथ हल्का फ्रक्टोज भी ऐड कर देती है। अब मैं आपको पढ़ाती हूं सारी चीजें, सुनिए जरा सुनिए। अब मुझे आप उस डायग्राम को देखकर ये बताओ स्पॉन्ज कहां बने थे। हाँ जी, शुक्राणु कोशिकाएं कहां बनी थी, स्पॉन्ज बने थे टेस्टिकल में, दोनों टेस्टिस में शुक्राणु बने। इस फोटो को देखकर आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। सुनो, यहां पे स्पॉन्ज बने, यहां पे बने, इधर से स्पॉन्ज यहां आए, इधर से स्पॉन्ज यहां आए। जैसे स्पॉन्ज इस हिस्से में आए तो सेमिनल वेसिकल ने क्या किया, आप इस फोटो में देखो, सेमिनल वेसिकल में इसने म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ दूधिया रंग का जो होता है और प्लस फ्रक्टोज ऐड कर दिया। तो देखिए स्पॉन्ज के साथ क्या मिल गया, स्पॉन्ज के साथ म्यूकस मिल गया। म्यूकस का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ दूधिया रंग का, मिट्टी कलर का, ठीक है, ये मिल गया। साथ में इसके पास क्या आ गया, एक शुगर वाली, कौन सी शुगर, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शुगर होती है बेटा, शुगर का मतलब हमेशा एनर्जी देना, फ्रक्टोज आ गया। हाँ जी मैम। अब और साथ में थोड़ी देर के बाद क्या ऐड हो गया, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, सिट्रिक एसिड। तो आयन साथ नाम लिखोगे तब भी चलेगा। साथ में क्या ऐड हो गया, सिट्रिक एसिड ऐड हो गया, सिट्रिक अम्ल ऐड हो गया, हो गया। और साथ में ही आप बताओगे कि जब इस वाले हिस्से से ये सारी चीजें गुजरी तो बलबोर्ड ग्लैंड ने इसके अंदर लुब्रिकेंट भी डाल दिए, कुछ लुब्रिकेंट डाल दिए, है ना, स्नेहक डाल दिए, जो क्या काम करते हैं, जो बेटा आप बताओगे स्पॉन्ज के इजैकुलेशन में हेल्प करते हैं। अब इन सारी चीजों को मिला देते हो, स्पॉन्ज के साथ म्यूकस, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, लुब्रिकेंट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं तो उसे सीमेन कहा जाता है। इसे हिंदी में वीर्य कहा जाता है। ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा, स्पॉन्ज और सीमेन दोनों अलग चीजें होती है बेटा। अब सुनो जरा, स्पॉन्ज तो सेल होती है, ये तो कोशिका होती है, ये तो गैमेट सेल होता है, लेकिन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दूधिया रंग का चिपचिपा पदार्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सीमेन कहा जाता है, उसे वीर्य कहा जाता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ सीमेन के अंदर क्या होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं? जी हाँ, मैं ये कह सकती हूँ। अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है, चलो मैं पहला क्वेश्चन बताती हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, तीसरा चौथा, राइट। चलिए सुनिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब एक बार सीमेन बाहर निकलता है मेल बॉडी से, एक बार वीर्य बाहर निकला, एक बार सीमेन बाहर निकला, तो उसमें कितने स्पॉन्ज हो सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें कितने स्पॉन्ज, एक मिनट फोन ये बात बंद होगा। हाँ, उसमें कितने हो सकते हैं, 15 से लेकर 200 बिलियन स्पॉन्ज होते हैं एक बार, जब सॉरी मिलियंस, 15 मिलियन से लेकर 200 मिलियंस, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, समझना मिलियंस। अब आप बताओगे एमएल ऑफ सीमेन, अरे 1 मिलीलीटर सीमेन में 1 एमएल वीर्य में 15 से लेकर 200 मिलियन स्पॉन्ज बाहर जाते हैं, मिलियंस में स्पॉन्ज बाहर जाते हैं। आप सोचिए आप कितने खुशनसीब हैं कि 200 मिलियन स्पॉन्ज बाहर निकले, उसमें से एक स्पॉन्ज ने एक अंडे को फर्टाइल किया, तब जाकर तुम एक इंसान पैदा हुए हो। लकी हो ना, मैं बाकी के स्पॉन्ज कहां गए, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए बाकी के स्पॉन्ज। आई बात समझ में, है ना, आगे बात समझ में। हाँ जी मैम। अब दूसरा सुनो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सी शुगर है जो कि स्पर्म सेल्स को एनर्जी देती है, विच शुगर प्रोवाइड एनर्जी टू स्पर्म सेल्स। शुक्राणु कोशिकाओं को एनर्जी कौन देता है, फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा, शुक्राणु कोशिका को एनर्जी देने का काम फ्रक्टोज का होता है। शुक्राणु कोशिका को ऊर्जा कौन देता है, फ्रक्टोज देता है। ऊर्जा कौन देता है, फ्रक्टोज। हाँ, कभी कभी कुछ एग्जाम वाले पूछते हैं विच शुगर इज प्रेजेंट इन सीमेन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि वीर्य में कौन सी शुगर पाई जाती है, तो आप बताओगे फ्रक्टोज। अगला पूछेगा कौन सा एसिड सीमेन वीर्य में पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है बेटा। और सिट्रिक एसिड क्या करता है, जो स्पर्म्स होते हैं उनकी स्पीड को बढ़ाता है, चलो निकलो बाहर ना, गति बढ़ाने का काम करता है। लिख देना, यह शुक्राणु कोशिका को गति प्रदान करते हैं, शुक्राणुओं की चाल को बढ़ा देते हैं, शुक्राणुओं को गति देते हैं, स्पीड देते हैं बेटा, ये स्पीड देने का काम करते हैं, ठीक है। स्पीड से निकलेंगे तभी तो बाहर जाएंगे, तो अंडे को फर्टाइल कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है कि स्पर्म्स को यहां वहां चिपकने कौन नहीं देता, स्पर्म्स को क्लियर तरीके से डायरेक्शन कौन देता है। स्पर्म्स को डायरेक्शन देने का काम होता है बेटा म्यूकस प्लस लुब्रिकेंट्स का जो स्नेहक और चिपचिपा पदार्थ निकलता है। चिपचिपा पदार्थ को हिंदी में कभी-कभी श्लेष्मा भी लिखा हुआ सकता है, म्यूकस को हिंदी में श्लेष्मा कहा जाता है, जो दूधिया रंग का होता है, और साथ में स्नेहक, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये शुक्राणु कोशिका को डायरेक्शन देते हैं बेटा। ये शुक्राणुओं को दिशा प्रदान करते हैं। डायरेक्शन देने का काम क्या होता है कि इस डायरेक्शन से जाओ बाहर, ये डायरेक्शन देते हैं। और आपसे पूछे सीमेन का पीएच, सीमेन का नेचर कैसा है, वीर्य का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, तो क्या करते होगे, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब हल्का सा बेसिक, कोई भी चीज होती है उसका जो पीएच का मान 7 से ऊपर होता है और 14 से नीचे होता है उसको बेसिक क्षारीय मध्यम कहते हैं। लेकिन बेटा आपको याद होना चाहिए 7 के आसपास 7.2 7.4 7.5 होता है तो उसको एल्कलाइन नेचर कहते हैं। तो सीमेन हमेशा एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन को बोलते हैं क्षारीय प्रकृति, धर्षणीय प्रकृति, क्योंकि इसके पीएच का मान लगभग 7.2 से 7.5 के बीच का होता है। ये लो बच्चों, आगे बात समझ में। तो अब देखो, अब ये स्पर्म्स जो थे, देखो यहां से स्पर्म्स आए थे टेस्टिस से, यहां से स्पर्म, और यहां से आते-आते इस रास्ते तक, यहां वो सीमेन बन गया बेटा। अब ये सीमेन क्या इस रास्ते से बाहर जाएगा, और इस रास्ते को कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटल एरिया ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र का जो बाह्य जननांग भाग होता है, बाह्य तौर पे बाहर वाला, उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और यहां से सीमेन आउट हो जाता है बेटा, सीमेन इज आउट, यानी वीर्य यहां से बाहर जाता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेशन ऑफ सीमेन। यहां से सीमेन बाहर गया। अब इस सीमेन में क्या है, आप बताओगे बेटा, स्पर्म्स हैं, शुक्राणु कोशिकाएं हैं। तो अब ये शुक्राणु कहां जाते हैं, फीमेल की बॉडी में, और फीमेल की बॉडी में जाकर वहां उसको अंडा में जाकर अंडे को क्या करते हैं, फर्टाइल करते हैं, और अंडा और जैसे स्पर्म आपस में जुड़ता है तो नया सेल जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे चलकर कोई 9 महीने के अंदर बच्चा तैयार होता है, और 9 महीने के बाद बच्चा बाहर आ जाता है। तो अपने जैसी संतान बना देना, इसी को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे काम करता है नर जनन तंत्र। अब बताओ आपको कोई डाउट हो तो, अब पूछो कोई डाउट हो तो। हाँ जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका खत्म हो चुका है। अब एक बता प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है बेटा, जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सेल्स होती हैं, ये प्रोस्टेट ग्रंथियों के अंदर जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने लग जाता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाता है, तो वो सेल्स क्या करवा लेती हैं, कैंसर बना देती हैं, और इसी कैंसर को प्रोस्टेट कैंसर कहा जाता है। अब ये डिपेंड करता है फर्स्ट स्टेज का है, सेकंड स्टेज का है, थर्ड स्टेज का है, तो कीमो वगैरह रेडिएशन वगैरह से ठीक किया जा सकता है, तो कर सकते हैं। लास्ट स्टेज पर आ गया तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। उसमें डॉक्टर्स भी जवाब दे देते हैं, अरे बाबा बुढ़ापा आ गया, हंसने की क्या बात है, बच्चा कह रहा है मैं आपके बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापे ने 10 दे दिया भैया, 30 साल, आज तो भाई अगर आप 60 साल जिंदा रहिए तो अचीवमेंट है आपके लिए, बीमारियां देख रहे हो आप, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा नर जनन तंत्र भाग खत्म हो गया है। अब बचा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब बताओ डाउट, आप पूछो ना, डाउट क्लास के बीच में आप कमेंट नहीं पढ़ती हो, कमेंट नहीं पढ़ती हो, आप पूछो ना डाउट। मैम अगर हम केवल लड़का पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हां, केवल लड़का पैदा, क्यों लड़की ने क्या बिगाड़ लिया, उन्हें आज देखा था, आज जब ये जो पाकिस्तान में अटैक हुआ था उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें तो 2 लड़कियां आई थी, पावरफुल लेडीज, देखा था तुमने, हैं? मैं भी बताऊं इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है, केवल लड़का पैदा करने के लिए क्या करें, कुछ नहीं करो, तुम आराम से बैठो। चलो अब बताओ, प्रॉपर्टी मेथड क्या होता है, रुक जा, जो पढ़ाया उसका डाउट पूछवा आएगा, कोई डाउट नहीं है। इस चैप्टर को किताब से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, खोपड़ी घूम जाएगी। अब देखो तुम, मैं देखो इस सारी चीज को हटा देती हूं, ये देखो। अब मुझे बताओ इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा कोई नाम है जो नाम आपको ना पता हो, ये देखो बेटा, कोई नाम ऐसा है जो आपको ना पता हो, जल्दी बताओ। आप अबडोमेन फोर्सिंग क्या होता है, पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है, इसमें फोल्ड होते हैं, उसको फोर्सिंग कहा जाता है, ठीक है। अब पूछो बेटा,
ये सारे नाम तुम लोगों को पता है, इनके काम पता है, ये सारे यूरेटर होती है बेटा मूत्र वाहिकाएं जो ऊपर से यूरिन लाती है। देखो यहाँ से पेशाब आया ऐसे, यहाँ से स्पंज आए, स्पंज यहाँ से सीमेन बने इस हिस्से में, और यहाँ से जब स्पंज बाहर निकला तो स्पंज नहीं सीमेन बिलियन निकला, और यहाँ से ब्लड से यूरिन आया ऐसे बाहर। ये सारे नाम तुम्हें पता है बेटा, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया इसी चैप्टर में, आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। यूरेथ्रा होता है बेटा मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग, जहां से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हो, इसी हिस्से को कहा जाता है यूरेथ्रा। इसी को आप ग्लैंड्स पेनिस कह सकते हो, इसी को आप यूरेथ्रा कह सकते हो बेटा। रोहित कुमार ठाकुर का नाम ले लिया, अब बताओ कोई डाउट हो तो? नहीं होगा डाउट, हो नहीं सकता है ना। परसों हमारे कमर में ऐसा झटका लगाना कितना दर्द होता है बेटा। बेटा काउपर्स ग्रंथि बलबोथो ग्रंथि का दूसरा नाम होता है। काउपर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले उसके बारे में बताया था, तो उनके नाम पर इनका नाम पड़ गया है। ठीक है, आप पूछो, कोई डाउट नहीं है। वाह जी, मैं बायोलॉजी बहुत खतरनाक पढ़ाती हूं। अच्छा, एपिडाइमिस फट गया तो क्या होगा? इसमें स्टोन नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, बनेंगे मर जाएंगे, स्टोन नहीं होंगे बेटा। नसबंदी के बाद भी क्या लड़का पैदा हो सकता है बेटा? नसबंदी अगर ढंग से ऑपरेशन नहीं करवाया तो हो सकता है। ठीक है, चल ओके बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। स्पॉन्डिलाइटिस क्या होता है? स्पॉन्डिलाइटिस एक तरीके का गठिया भाव होता है। ठीक है, पढ़े लिखे लोग गठिया भाव सुने ना, उससे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। मेरे हस्बैंड को बहुत खतरनाक वाला, इट इज जेनेटिक, एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है बेटा। ठीक है, ये मोटे तौर पर आपने पढ़ाई में क्या किया है फिर जानना है। मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया था, फिर मैंने एमएससी की, फिर मैं पीएचडी भी कर रही हूं, लेकिन पीएचडी इतनी अटकी पड़ी है कि प्रेगनेंसी आ गई, प्रेगनेंसी के पहले कोरोना, फिर प्रेगनेंसी, फिर बच्चा इतना ज्यादा कि मैं ठीक से सबमिट नहीं हो पा रही, पीएचडी डिग्री नहीं ले पा रही हूं। लेकिन मैंने इस बार सब खाई 2025 में तो 26 में पीएचडी डिग्री लेके मांगूंगी बहुत काम पड़ा है पीएचडी करने का समय नहीं है। जानिए मैंने क्या पढ़ाई करी है। ठीक है, बहुत जाननी बायोटेक्नोलॉजी जानते हो, बायोटेक्नोलॉजी किया, फिर मैंने एमएससी किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने पीएचडी में गवर्नमेंट करवाई, फिर 4 साढ़े 4 साल हो गए, 7.5 साल में पीएचडी नहीं हो पाई, शर्म की बात है मेरे लिए। लेकिन क्या करूंगा, बीच में प्रेगनेंसी आ गई, उसके बाद बच्चा हो गया, अब बच्चे को समय देना पड़ता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पीएचडी डिग्री 7 साल में लोग लेते हैं। ठीक है, 3 साल में लेते हैं, 3 साल में हो जाती है, 3.5 साल में हो जाती है, हमारी ऑलरेडी 4.5 साल की हो चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कसम खा के कि 2025 नहीं 2026 के जून तक मैं पीएचडी होल्डर बन ही जाऊंगी। ठीक है, किसी ने पूछा बता दिया मैंने। ओके चलो, ये रखा है मैंने पढ़ाई में। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये चैप्टर किताब से पढ़ने की कोशिश करोगे दिमाग घूम जाएगा, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लेना। किताब में भी यही मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ाई है, एनसीईआरटी में इतना ही है। चलो फिर सीएसआई नेट दिया मैंने, बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, मिले आपसे। मैं लेडीज से लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से लड़कों में पाया जाता है। तुम लोग किसी भी क्वेश्चन करते हो यार। आज तो भाई कमर से झुका ही जा रहा है, क्लास बंद करने के लिए किसी को आवाज देनी पड़ेगी ना। कहां मैंने झटका लग गया लोअर बैक में, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कल से। बच्चे को उठा के एकदम से अचानक से ऐसा करना, बुढ़ापा आ गया और क्या आधी से ज्यादा जिंदगी जी ली मैंने भाई। आजकल पहले जमाने में लोग 100 साल 110 साल है ना, अब कहां जी पा रहे हैं। पहले जमाने में लोग 90 साल के बाद ही मरते थे, अब तो 70 60 60 साल जिंदा रही तो अचीवमेंट है। चलो भाई मिलते हैं।